हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A उसके बारे में। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिसमें उसने कहा है कि जो भी स्कूल्स हैं चाहे वो प्राइवेट हो, एडेड हो या अनएडेड हो, उनको जो गरीब बच्चे हैं जो डिसएडवांटेज सेक्शन से आते हैं उनको मैंडेटरली एडमिशन देना है। तो हमारे एग्जाम के लिए इस वीडियो में हम क्या जान सकते हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ यूनिवर्सल स्कूलिंग एंड द आरटीई एक्ट। तो कुछ बेसिक्स चीजें हम देखेंगे आरटीई एक्ट के बारे में और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, और इस छोटी सी वीडियो से हम क्विक रिवीजन भी करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स इस बार आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम को दे रहे हो या आने वाले किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम को दे रहे हो। अगर आपको अगले साल या उसके आने वाले साल में देना है तब भी ये वीडियो आपको समझने में हेल्प करेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें क्या बात की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट इट इज मैंडेटरी अंडर द आरटी एक्ट। जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 उसमें ये मैंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्या किया, अपहेल्ड किया, माना। क्या मैंडेटरी है? एडमिशन। कॉल इट एज अ नेशनल मिशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गरीब बच्चे हैं उनको स्कूल में एडमिशन देना एक राष्ट्रीय मिशन है। ये मिशन है, इसमें सबको कोऑपरेट करना है, ठीक है ना। फिर क्या बोला, जो नेबरहुड स्कूल्स हैं, मान लीजिए बच्चा जहां कहीं भी रहता है उसके आस पड़ोस में जो भी स्कूल है इंक्लूडिंग प्राइवेट अनएडेड, चाहे वो प्राइवेट स्कूल ही क्यों ना हो जो सरकार से कोई सहायता ना भी लेता हो, है ना। कुछ जगह आप देखते हो कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं। अगर मान लो एडेड नहीं भी है फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बच्चे के आसपास कोई भी स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, इससे मतलब नहीं है, वो लीगली बाउंड है, उसको एडमिशन देना ही होगा उन बच्चों को जिनको स्टेट ने अलॉट अलॉट किया है। मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में आपके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं वो लिस्ट बनाते हैं कि इन बच्चों को स्कूल में एडमिशन देना है। तो एक बार मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने या सिटी अथॉरिटीज ने लिस्ट बना दी और उस लिस्ट में अगर मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है और वो मान लीजिए डिसएडवांटेज ग्रुप से आता है, वीकर सेक्शन से आता है, तो स्कूल उस बच्चे को, जिस बच्चे का लिस्ट में नाम है, उसको एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता। उस स्कूल को उस बच्चे को एडमिशन देना ही होगा। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे हम जो देखते हैं कि देखिए क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे का जो एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट है। इस आर्टिकल को आप याद रखना, आर्टिकल 21A जो है हमारा वो क्या है, फंडामेंटल राइट है, जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इंसर्ट किया था, ठीक है ना। जो आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसके तहत हमने इसको क्या बना दिया, फंडामेंटल राइट। और आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। फिर हमने बात की कि जो आरटी एक्ट है उसमें क्या है आपका 25% रिजर्वेशन किसको देना है आपको, वीकर सेक्शन के लिए। जो आपके वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं उनको 25% रिजर्वेशन आपको देना है, चाहे आप प्राइवेट स्कूल हो चाहे आप सेमी गवर्नमेंट हो या एडेड हो, ठीक है ना। अच्छा, इसका मकसद भी क्या था कि इसका पोटेंशियल क्या है, टू ट्रांसफॉर्म सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रमोट इक्वालिटी। तो आप देखते हो जब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की, ठीक है ना, जब आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। आर्टिकल 15 भी बात करता है कि जो स्टेट है वो मेजर्स लेगा किसके लिए, जो वीकर सेक्शन है, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। चिल्ड्रन आपका आर्टिकल 15 में आता है, ठीक है ना। स्टेट अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल मेजर्स ले सकता है। तो स्टेट ने उसके तहत क्या किया, आरटी एक्ट लेके आया, ठीक है ना। और आप देखते हो कि अगर हमें समाज को आगे बढ़ाना है, सोसाइटी को, और आपने सुना भी होगा और हम बात भी करते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं, राइट। अगर देश का भविष्य अच्छा बनाना है तो जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे चिल्ड्रन हैं, उनको अच्छी एजुकेशन है। क्योंकि देखिए कंट्री के फ्यूचर को शेप करने के लिए एजुकेशन एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड है, वे है, तरीका है बच्चे को ग्रो करने के लिए, उसका पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए, अच्छी जीवन जीने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारे इस आर्टिकल से लिंक है और वही उद्देश्य हम पूरा करना चाहते हैं।
कोर्ट ने ये भी कहा, ये स्ट्रिक्ट वार्निंग है, वंस स्टेट फॉरवर्ड्स द स्टूडेंट लिस्ट स्कूल्स हैव नो ऑप्शन। कोर्ट ने क्लियर कहा, अगर एक बार मान ली सरकार ने आपको लिस्ट दे दी कि ये बच्चे हैं, इनका एडमिशन आपको देना है, तो स्कूल के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट उसको खाली क्या करना पड़ेगा, एडमिशन देना पड़ेगा। यानी ऑब्स्ट्रक्शन रेंडर द राइट टू एजुकेशन इज एम्प्टी प्रॉमिस। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम कुछ किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा करते हैं, दिक्कतें हम क्रिएट करते हैं एडमिशन देने में, तो इसका मतलब जो मिशन है, जो हमारा राइट टू एजुकेशन का पर्पस है कि सबको शिक्षा मिलेगी, एजुकेशन फॉर ऑल अप टू द एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, ये खोखला वादा रहेगा। ठीक है, तो ये लाइंस आप यूज भी कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, या आपसे यूपीएससी ने या स्टेट पीसीएस ने, अलग अलग स्टेट पीसीएस जैसे यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, और भी कई हैं, उन्होंने आरटी एक्ट के ऊपर और जिस फंडामेंटल राइट को लेके कई बार प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है ना, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक में अगर आपको देखूं तो ये आप ऐसा डायग्राम भी अपने आंसर बना सकते हो। सो ड्यूरिंग आंसर राइटिंग, जब आप आंसर राइटिंग करोगे, ठीक है ना, तो आप इस तरह का, ये जो मैंने बनाया है, राइट, ये आप प्रेजेंटेशन शो कर सकते हो। कि कई बार एग्जाम में बच्चे पूछते हैं, सर आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन पर कैसे ध्यान देना है, हम कौन सा डायग्राम बना सकते हैं, क्या फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो फ्लो चार्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, लिस्ट बनाएगी, उस लिस्ट को फॉरवर्ड करेगी नियर बाय स्कूल्स, जो पड़ोस के स्कूल्स हैं, उनको ये मैंडेटरी है एडमिशन करना बिना डिले के, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 21 ये क्या कहता है, राइट, दिस राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है ना, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या है, फंडामेंटल राइट है। इवोल्यूशन की बात कर लें, यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स मैंने आपके लिए शेयर की हुई है, बेसिक डिटेल। हालांकि आरटी एक्ट को आप थोड़ा सा और पढ़ सकते हो, बट एटलीस्ट जितना मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको बता रहा हूँ इतना आप देख लो, ताकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स या मेंस में, आप पॉइंट्स लिख सको या आप आंसर कर सको। तो देखिए, कंकरेंट लिस्ट में है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसी प्रीलिम्स एग्जाम में कि एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आती है। आपको पता है शेड्यूल 7 में, राइट, शेड्यूल 7 में आपकी लिस्ट है, तो जो आपका 7th शेड्यूल है, राइट, इसमें क्या है, आपके लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो एजुकेशन आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं, दोनों उसके लिए काम कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, एजुकेशन इज अ कंकरेंट लिस्ट इश्यू, बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन लेजिस्लेट। तो आपको मैंने 7th शेड्यूल के बारे में बताया, ये हमारे 7th शेड्यूल में लिस्ट होती है, डिवीजन ऑफ पावर्स होता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है ना, ओरिजिनल स्टेटस की बात करें तो ओरिजिनली जो आपका ये जो राइट था, जो भी आर्टिकल 21A है, ये क्या था, पहले डीपीएसपी था, राइट, ये क्या था, डीपीएसपी। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने इसको क्या बना दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया। हमने इसको डीपीएसपी से कहा मूव कर दिया, फंडामेंटल राइट के चैप्टर में। ठीक है ना, बिकेम अ फंडामेंटल राइट। फिर हमने लेजिस्लेटिव एक्शन भी लिया, पार्लियामेंट ने क्या किया, आरटी एक्ट को पास कर दिया 2009 में कि इस फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। तो एक और चीज याद रखना आप लोग, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, या आपने शायद पढ़ी भी हो, कि जो आपका राइट टू एजुकेशन है, आपका जो आपका राइट टू एजुकेशन, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21A, इसको हम क्या बोलते हैं, इनेबलिंग राइट भी बोलते हैं, क्योंकि ये खुद से लागू नहीं होता। इसको लागू करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या बनाया, आरटीई एक्ट 2009 बनाया, कि भाई ये शिक्षा मिलेगी, जो कि फ्री शिक्षा है, फ्री एजुकेशन है, कैसे मिलेगी, उसके लिए हमने क्या बनाया, आरटीई एक्ट पास किया। ठीक है ना, अगर हम ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करें या ओवरऑल, तो इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री आउट ऑफ 135 कंट्रीज टू मेक एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट फॉर एवरी चाइल्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक प्राउड फीलिंग वाली बात है कि इंडिया इतने सारे देशों में एक ऐसा देश है, एक ऐसी कंट्री बन गया जिसने एजुकेशन को क्या बना दिया, आपका फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ठीक है ना, तो ये चीज आप मेंशन कर सकते हो कभी किसी ऐसे में या आंसर में। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो मैंने अभी आपको समझाया कि पहले स्थिति ये थी, अमेंडमेंट आने से पहले ये क्या था, डीपीएसपी था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल।
उसके बाद ये फंडामेंटल राइट बना, यहाँ पर आपका क्या आ गया, इट बिकेम द फंडामेंटल राइट, एफ आर अंडर आर्टिकल 21A बन गया ये। फिर पार्लियामेंट एक्ट लेके आ गया एंड 2010 में हमने इसको क्या कर दिया, लागू कर दिया, ठीक है। फिर आप मेजर प्रोविजंस की बात करो तो कोर मैंडेट क्या है, एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, और ये एज ग्रुप 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 6 to 14 ईयर्स। फिर क्या है, इट स्पेसिफाइज मिनिमम नॉर्म फॉर एलिमेंट्री स्कूल। तो बेसिकली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए क्लास में, बेसिक फैसिलिटी, पीने की पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की फैसिलिटी, ये सब जो बेसिक क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना होगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट स्कूल में मस्ट प्रोवाइड 100% फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल। जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है इनको क्या करना है, मस्ट प्रोवाइड फ्री कंपल्सरी एजुकेशन प्रोपोर्शनेट टू स्टेट फंडिंग। तो जिस प्रपोर्शन में आपको सरकार से पैसा मिला, मान लो सरकार आपको 50% ग्रांट देती है, तो 50% कम से कम आपको क्या करना है, रिबेट देना है, राइट। मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है, 25%, कम से कम 25% तो आपको एजुकेशन फ्री करनी है। अगर आप 50% पैसा लेते हो तो 50% आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा बच्चों को, ठीक है ना, डिपेंड करता है, मिनिमम 25 तो देना है। प्राइवेट में क्या है कि आपको 25% सीट रिजर्व करनी पड़ेगी, राइट। इट इज मैंडेटरी टू रिजर्व 25% सीट्स फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। जो गरीब बच्चे, जैसे आप देखते हो बहुत प्रीमियम स्कूल्स होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट जो आप देखते हो द प्राइवेट स्कूल्स, जो ब्रांडेड स्कूल्स हैं, तो कई बार लोगों को पता नहीं होता कि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भी यहाँ पढ़ सकते हैं या नहीं। कई बार माँ बाप को नहीं पता होता, वो बिल्डिंग देख के डर जाते हैं, उनको लगता है यार इतनी बड़ी हाईफाई बिल्डिंग में क्या हमारा बच्चा पढ़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता है, राइट। अगर आपको भी लगता है आपके आसपास कोई ऐसे, आपके घर में काम करने वाली कोई मेड है या आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो गरीब है लेकिन उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो आप उसको ये बात बता सकते हो कि आप नजदीकी टॉप प्राइवेट स्कूल में भी अपने बच्चों को भेज सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज है। बाकी क्या है, एडमिशंस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, स्टेट रिइंबर्सेस प्राइवेट स्कूल्स वाया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन ये भी है कि जो प्राइवेट स्कूल ऐसा करते हैं तो उनको रिइंबर्स भी किया जाता है, सरकार उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू किसी वन वे और द अदर वे कंपनसेट भी करती है, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिए, टेबल मैंने बना दी है। जो चीज हमने अभी पिछली स्लाइड में समझी थी उसको आप सिंपल यहाँ पे देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी ये नोट्स में आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल भी जाएगा, आपको ये नोट्स शेयर भी हो जाएगा, आप पढ़ते रहिए। इसके अलावा जो भी आप में से स्टूडेंट लगातार वीडियो वॉच कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और आपको लगता है कि सर किसी एक टॉपिक पर आपको समझने में दिक्कत हो रही है या आपको लगता है सर ये टॉपिक और अच्छे से हमें समझा दीजिए, तो आप कमेंट करके वीडियो के नीचे या हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता भी सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा या मेरी टीम कोशिश करेगी कि आपको हम उन टॉपिक्स पर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, एग्जाम ओरिएंटेड हम आपको कंटेंट दे पाए कि यूपीएससी प्रीलिम्स हो या मेंस हो या कोई भी स्टेट पीसीएस भी हो, वहां पर हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करवा सकें, ठीक है ना। ताकि आप, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि उनको एक सीरियस गाइडेंस की जरूरत है और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो हमारी कोशिश है वो आपके काम आ रही है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए और हमारे इस सब कोशिश को उन तक भी पहुंचाइए, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद मेजर प्रोविजंस क्या है, तो मेजर प्रोविजन आप देखते हो कि जीरो डिटेंशन पॉलिसी है इस एक्ट के तहत, नो एक्सपल्शन अलाउड, आप किसी बच्चे को स्कूल से निकालोगे नहीं, नो रिक्वायरमेंट टू पास अ बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये आरटी एक्ट में था, हालांकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है सरकार ने, बोर्ड को दोबारा लेके आए, जीरो डिटेंशन पॉलिसी है उसमें थोड़ा चेंजेस किए, बट अभी भी ओवरऑल ये है, ठीक है ना। फोकस ऑन मेन स्ट्रीमिंग, स्पेशल ट्रेनिंग है स्कूल ड्रॉप आउट्स के लिए। अगर मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता है, कोप अप नहीं कर पाता है सिलेबस से, तो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था भी है। गोल क्या है, ब्रिंग ड्रॉप आउट्स अप टू पार विद द स्टूडेंट्स ऑफ द एग्जैक्ट सेम एज। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा किसी कारण से अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पा रहा, उसने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दिया, तो स्कूल को चाहिए कि उसको अलग से ट्रेनिंग दे, क्लासेस दे और उसको बाकी बच्चों के बराबर लेके आए, ठीक है ना। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ जजमेंट आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये किस मायने में, इन व्हाट वेज इट इज वेरी एसेंशियल सिग्निफिकेंट इन शेपिंग द एजुकेशन इन इंडिया। तो आप देख सकते हो यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करता है ये, ठीक है ना। सोशल इक्विटी अचीव करने में हमें हेल्प करता है, ह्यूमन कैपिटल बिल्ड करता है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि बच्चे देश का भविष्य हैं, और देश का भविष्य तभी अच्छा होगा जब बच्चों को अच्छी
एजुकेशन मिलेगी ना, तभी हमारी ह्यूमन कैपिटल क्या होगी, अच्छी होगी। जैसे हम बात करते हैं जापान की ना, चाइना भी इसके ऊपर काफी अच्छा काम कर रहा है। हम फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं कि वहाँ पे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। तो अगर बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा तो उसको एजुकेशन कैसे मिलेगी, ठीक है ना। फिर एम्पावरमेंट की बात है कि जो मार्जिनली वीकर पीपल हैं उनको भी मिलना चाहिए ना। और कोठारी कमीशन ने एक बात भी कही थी कि कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, है ना। एक कॉमन स्कूल होना चाहिए, सबके लिए ओपन हो। ऐसा नहीं कि जो पैसे वाले हैं वही पढ़ सकते हैं या जिनके जो एक्सेस कर सकते हैं, सबके पास अपना स्कूल होना चाहिए ना। फिर ग्लोबल अलाइनमेंट डायरेक्टली सपोर्ट्स इंक्लूसिव नेशन बिल्डिंग एंड जो आपका यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है उसको भी अचीव करने में हेल्प करता है। अब आपको पता है जब इंसान पढ़ लिख जाता है, काबिल बन जाता है, तो पॉवर्टी से लड़ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ सकता है, और ऑब्वियसली अपने आप को, अपनी फैमिली को और कंट्री को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आप जो चीज हमने डिस्कस की, आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हो, तो डायग्राम आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया है। डायग्राम आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो आंसर राइटिंग में, सो यू कैन यूज सच डायग्राम इन योर मेंस आंसर राइटिंग। और ऐसे डायग्राम कैसे बनाने हैं, एग्जाम में कैसे सोचना है, अगेन यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। आपको अगर आंसर राइटिंग इंप्रूव करनी है, आपको कहीं भी लगता है सर मुझे पढ़ना तो आता है लेकिन मुझे उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता, कैसे डायग्राम एग्जाम हॉल में सोचे जाएं या कैसे हम अपनी चीज़ों को और बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप हमसे पूछ सकते हो। चाहे आप टेलीग्राम पे आके पूछ लो, चाहे आप कांटेक्ट करके पूछ लो, या आप यूट्यूब में नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो ये था हमारा डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू द आरटी एक्ट और जो सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट रूलिंग आई थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आप किसी और टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, मैं जरूर कोशिश करूंगा तो उसे वीडियो बनाऊं। और भी अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी जानना है, आपको कोई मेंटरशिप में दिक्कत आ रही है, मान लो आप पढ़ रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, तो आप इन सारे इश्यूज के लिए या जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।